हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख को नोटिफिकेशन आ सकती है। ठीक है, एक दिन स्टेटस भी डाला था, तो आप सभी अवगत हो चुके होंगे। तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। ग्रुप में भी सेंड किया था कि इस साल आपके नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पोस्ट ज़्यादा आने वाले हैं। आज का हमारा भारत की भूगोल के अंतर्गत टॉपिक है तटीय मैदान, और इसी में कंप्लीट कर लेंगे उनके पहाड़ी के बारे में कि उस मैदान के अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ी स्थित हैं। आज से आप लोगों का प्रीलिम्स स्पेशल 12 बजे क्लासेस प्रारंभ हो गई है। वे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसको हम वर्तमान दृष्टिकोण के परिदृश्य के अनुसार अध्ययन करेंगे। इसी में आपका आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल रहेगा, जिसको आने वाले दिनों में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए तटीय मैदान पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे पहाड़ी के बारे में। तो मैदान में हम अध्ययन किए थे कि जो नदियां होती हैं अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान बहाकर जो मृदा को स्थानांतरित करके अवसाद के रूप में जमा करती है, उससे आपका मैदान का निर्माण होता है। तो जिस तरह उत्तर भारत के मैदान निर्मित होती है, उसी तरह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान निर्मित होती है। तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी को बताया भी हूं, ये वाला पूर्वी घाट है, जबकि पश्चिमी हिस्सा का ये छोर पश्चिमी घाट है। इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी में हम कोरोमंडल तट, भारतीय सरकार तट, कन्नड़ तट, इन सभी के बारे में देखे हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का वही 2 प्रश्न है कि पूर्वी घाट के जो तट हैं और पश्चिमी घाट के जो तट हैं, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसको हम अध्ययन कर चुके हैं। और सभी कमेंट किया कीजिए, इससे यह पता चलता है कि आपकी तैयारी चल रही है और आपको क्लासेस समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखिए पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में नदियों के द्वारा जो मैदान निर्मित की जाती है, ये आपको पूर्वी घाट का मैदान, और इस तरफ के नदियों द्वारा जो मैदान निर्मित की जाती है वह पश्चिमी मैदान कहलाती है। तो देखिए तटीय मैदान तट पर स्थित पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पूर्वी तटीय का विस्तार कहां से कहां तक है? उड़ीसा राज्य से लेकर तमिलनाडु राज्य तक। यह पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। वहीं पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार देखेंगे तो गुजरात राज्य से लेकर केरल राज्य तक है। जब तट का अध्ययन किए थे तब विस्तार के बारे में भी अध्ययन कराया था। तो केवल इतना याद रखिएगा, तटीय मैदान जिस तरह से उत्तर भारत का मैदान निर्मित होता है नदियों के अवक्षेपों से बहा के लाए हुए से, उसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान निर्मित होता है। जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं पहाड़ियां, इसको याद रखिएगा। पहाड़ियां को 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। एक साइड लिखिए पूर्वी घाट की पहाड़ियां, दूसरे साइड पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। तो पूर्वी तट पर जो स्थित पहाड़ियां हैं उसे पूर्वी घाट की पहाड़ियां कहते हैं, जबकि पश्चिम घाट पर जो स्थित पहाड़ियां हैं उसे पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से पहाड़ियां स्थित हैं? तो देखिए पूर्वी घाट में सबसे पहले है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। इसका विस्तार कहां से कहां तक है आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए मैप में क्या है, तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु राज्य। यहां पर है आपका कर्नाटक। तो तमिलनाडु से कर्नाटक राज्य तक किसका विस्तार है? तो नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। वहीं पश्चिमी घाट में आपके 2 पहाड़ियां हैं, एक सह्याद्री पर्वत है
और दूसरा अन्नामलाई पहाड़ी है। कौन कौन सा? सह्याद्री है और अन्नामलाई है। तो सह्याद्री का विस्तार आप स्वयं देख सकते हैं। आपका यहां पर है महाराष्ट्र और अभी अध्ययन किए हैं कर्नाटक। तो महाराष्ट्र से कर्नाटक तक सह्याद्री पर्वत का विस्तार है। अन्नामलाई की पहाड़ी, तो अन्नामलाई आप देख ही रहे हैं, केरल राज्य तक विस्तार है। तो प्रारंभ कहां से हुआ है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु और केरल के मध्य आपके अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, ये तमिलनाडु और केरल, तो ये तीन पहाड़ियां प्रमुख हैं जो आपके दक्षिणी क्षेत्र में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है वे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। इस बात को याद रखेंगे। यहीं पर आपका थाल घाट है और भोर घाट है। दोनों कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बारे में भी हम दर्रा पे अध्ययन किए थे। वहीं केरल में आपका पाल घाट स्थित है। कौन कौन सा? भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि पाल घाट आपके केरल राज्य पर स्थित है। ठीक है, ये हुए इनके दर्रा पास के बारे में, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र में थाल घाट भी स्थित है। ये आपके दर्रा का टॉपिक है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, थाल है, भोर है और पाल है। ये सीक्वेंस से पूछा गया था। ये तो हुआ मैप पर सामान्य जानकारी। आइए इसको अध्ययन करते हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। तो देखिए, पूर्वी घाट की पहाड़ी में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। विस्तार कहां से कहां तक है? अभी देखे हैं कि तमिलनाडु से कर्नाटक तक है। कौन सी चोटी स्थित है? तो याद रखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ी में दोदा बेटा की चोटी स्थित है। यह विशेषता याद रखिएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। कौन सा? तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। पश्चिमी घाट को दो भाग में विभाजित कीजिएगा, पहला सह्याद्री पर्वत, दूसरा अन्नामलाई पर्वत। सह्याद्री पर्वत में क्या विशेषताएं हैं? तो इसका विस्तार महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है, जबकि अन्नामलाई का केरल से तमिलनाडु तक है। चोटी कौन सा स्थित है? तो जिस तरह से नीलगिरी की पहाड़ी में दोदा बेटा की चोटी स्थित है, उसी तरह सह्याद्री पर्वत में कालसुबई और कुद्रेमुख, ये दोनों ऊंची चोटी स्थित है। कौन कौन सा? कालसुबई और कुद्रेमुख। जबकि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अन्नामलाई जो पर्वत है आपका, वहीं पर अन्नईमुड़ी चोटी स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? अन्नईमुड़ी। याद रखेंगे, जो अन्नईमुड़ी है वे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। तो यह हुआ इनकी विशेषताएं के बारे में। सह्याद्री पर्वत में ही आपका थाल घाट और भोर घाट स्थित है, जो दर्रा के हैं, जबकि पाल घाट केरल राज्य में स्थित है, और पहाड़ी की बात करें तो अन्नामलाई पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है। तो इस तरह से हुआ आज की कक्षा तटीय मैदान एवं पहाड़ी के बारे में। तो भारत की भूगोल की कक्षा को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और लगातार अध्ययन करिए, तभी आप 26 नवंबर का जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं उसमें सफलता पा सकते हैं। एक तरफ आपका सुबह भारतीय संविधान की कक्षा हो रही है 12 बजे। आज से आपका प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस भी प्रारंभ हो गई हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। और अभी आपका भारत का भूगोल चलता है। 1 तारीख से आपका जनजाति व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था दोनों की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा एक और कक्षाएं होंगी। इस तरह से अगर आप कंटिन्यू अध्ययन करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
इसलिए आप भी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, बाकी तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। और जो मेरे को व्हाट्सएप में कमेंट कर रहे थे टेस्ट के लिए, तो आप टेस्ट के लिए किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहां प्रतिदिन क्विज होता हो। वह ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रश्न होते हैं और सामान्य अध्ययन के। रीजनिंग मैथ्स वाला वो केवल क्वालिफाई है, आप आसान तरीके से क्वालिफाई हो सकते हैं। बेसिक प्रश्न रहते हैं, जो अपलोडेड वीडियो हैं उससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं आप स्वयं को आकलन कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी कैसी है आकलन करना चाहते हैं तो आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह संविधान की कक्षा में। आज के लिए धन्यवाद।